दोस्तों, एक बैंक मैनेजर की पोस्टिंग गोरखपुर से लखनऊ हो जाती है। वो अपनी पत्नी और अपनी 13 साल की बेटी के साथ अपनी कार से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। उनकी बेटी काफ़ी खुश थी, खिड़की के पास बैठ करके सफ़र का खूब आनंद ले रही थी। लेकिन गोरखपुर और लखनऊ के बीच में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बलरामपुर। जैसे ही उनकी कार बलरामपुर के पास पहुंचती है, लड़की खिड़की के बाहर अपनी गर्दन निकाल करके और अपने हाथ को बाहर निकाल करके और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि गाड़ी रोको, मेरा गांव आ गया है, ये देखो सामने मेरा गांव है, मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ, मुझे मेरे गांव पर छोड़ दो, मुझे अपने गांव जाना है और मुझे अपने गांव में घूमना है। इस तरह से जब वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसके पिताजी गाड़ी को रोक देते हैं और अपनी बेटी को काफ़ी आशंकित होकर के देखने लगते हैं कि आखिर ये क्या कह रही है। इस गांव से तो हमारा कोई ताल्लुकात ही नहीं है, इस गांव में इसको कभी हम लेकर के भी नहीं आए हैं, इस गांव में हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, तो आखिर इस तरह से क्या बातें कर रही है। दोस्तों, आखिर क्या कहानी था, क्यों ये लड़की उस गांव को देख करके अपना गांव बोल रही थी, क्यों उस गाड़ी को रोकवा कर कह रही थी कि ये मेरा गांव है, देखो कितना अच्छा गांव है, कितना सुंदर गांव है, मुझे मेरे गांव पर छोड़ दो, मुझे अपने गांव जाना है, गांव घूमना है। आखिर क्या था उस लड़की के साथ, क्या थी कहानी? पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, काफ़ी दर्द विदारक कहानी है, काफ़ी रहस्यमयी कहानी है। इस कहानी में, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बलरामपुर। बलरामपुर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम अवधेश कुमार और छोटे भाई का नाम सुरेश कुमार था। दोनों की शादी हो गई थी। अवधेश का एक बेटा था, लेकिन सुरेश की शादी के बाद कई सालों तक उसे कोई बच्चा नहीं होता है। काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह कराया जाता है तो उसे एक बेटी की प्राप्ति होती है। लेकिन बेटी जैसे ही होती है उसकी पत्नी बीमार रहने लग जाती है, काफ़ी सीरियस कंडीशन उसका हो जाता है। सुरेश ने इधर उधर से लोगों से पैसा उधार लेकर के किसी भी तरह से अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश किया, लेकिन उसकी पत्नी अंत में बच नहीं पाई और एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। सुरेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अचानक उसके साथ ये हादसा हो जाता है तो सुरेश काफ़ी टूट जाता है। लेकिन उसका भाई और उसकी भाभी उसको समझाते हैं और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से सब मिलजुल करके रहने लग जाते हैं। दोनों भाई खेती बाड़ी करते थे और मेन सुरेश काफ़ी मेहनती था। अवधेश तो ऐसे ही टाइम पास करता था, लेकिन सुरेश अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। लेकिन अपनी पत्नी की बीमारी में उसने लोगों से काफ़ी पैसा उधार ले लिया था और जिसकी वजह से लोग उसके घर डेली आते थे और डेली पैसा उससे मांगते रहते थे। बेचारा काफ़ी परेशान होता है, लेकिन जम करके अपनी खेती बाड़ी में मेहनत करता है, खूब खेती बाड़ी करता है। जो भी उससे इनकम होता है, कुछ खाने पीने के लिए अपने परिवार के लिए रखने के बाद वो अपना उधारी चुकाता रहता है। लेकिन उधारी इतना अपनी पत्नी की बीमारी में वो ले चुका था कि जिसको चुका पाना काफ़ी मुश्किल होता है। धीरे धीरे उसकी बेटी भी बड़ी होने लगती है और वो खेती बाड़ी में लगा रहता है। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा होता है, गुड़ाई कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर गुड़ाई करने के दौरान एक मटका मिलता है। उस मटके के अंदर उसे ऐसा लगता है कि इसके अंदर, इस मटके में कुछ है। उस मटके को जब निकाल करके देखता है तो उसमें सोने चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। वो चुपचाप इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है और फिर उसको मिट्टी से ढक करके और अपने घर चला जाता है और अपने भाई को सारी चीज़ें बताता है। जो अवधेश कुमार उसका बड़ा भाई था, जब उसको सारी चीज़ें बताता है तो वो तुरंत उसके साथ आता है और खेतों से उस मटके को निकाल करके और दोनों भाई अपने घर लेकर के चले जाते हैं और छुपा करके उसको रख देते हैं। दोनों अचानक से इतना धन दौलत पाने के बाद काफ़ी खुश होते हैं और सुरेश सोचने लगता है कि अब जितने भी उधारी हमने लिया हुआ है पत्नी की बीमारी में, सारी उधारी चुका देंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से इन पैसों से खेती बाड़ी करेंगे। काफ़ी पैसे थे, काफ़ी असरफिया थी उस मटके में और उसे छुपा करके एक घर में रख देते हैं। लेकिन जो बड़ा भाई था अवधेश कुमार और उसकी जो पत्नी थी, ये दोनों के अंदर लालच समा गया था। ये अब सोचने लगते हैं कि अपने भाई से बेईमानी कर करके और ये पूरी असरफियाँ, पूरे सोने चांदी के जितने गहने हैं, जो भी सिक्के हैं, इसको पूरा हम लोग हड़प लें, क्योंकि अगर हड़पेंगे नहीं तो ये दोनों बंट जाएगा, दोनों भाई में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि अपने भाई को इस दुनिया से अलग कर दें, इसको ख़त्म कर दें और उसके बाद ये पूरा हम लोग अपने लिए ले लें। ये दोनों के दिलो दिमाग में जब बैठ जाता है तो ये दोनों पति पत्नी प्लान करते हैं कि आज ही रात को जब ये सो रहा होगा तभी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और दोनों पति पत्नी मिल करके रात को जब सुरेश सो रहा था तो उसका गला दबा करके और उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन जब उसका, अपने भाई का जब ये लोग गला दबा रहे थे तो उनकी बेटी
सुरेश की जो बेटी थी जिसका नाम दिव्या था, दिव्या की नींद खुल जाती है और वो भाग करके आती है और कहती है कि बड़े पिताजी आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों मेरे पिताजी को इस तरह से मार रहे हैं। और जब ये इस तरह से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो जो उसकी पत्नी होती है अवधेश की, वो उसके मुंह को दबा देती है और मुंह को दबाने के बाद उसकी गर्दन भी ज़ोर ज़ोर से दबाने लगती है और थोड़े ही देर में वो बच्ची होती है वो मौत की घाट उतर जाती है। और दोनों मिलकर के फिर सुरेश को मार देते हैं और दोनों को मार करके वहीं आंगन के अंदर गड्ढा खोद करके उसी आंगन के अंदर दोनों को दफन कर देते हैं। दोनों को वहीं पर दबा दिया जाता है। दोस्तों, दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद जितने भी सोने चांदी के जो भी सिक्के थे वो सारा ये लोग हड़प लेते हैं और उसके बाद अपना ये लोग खेती बाड़ी खूब अच्छे ढंग से करने लग जाते हैं, घर मकान बनवा करके और खूब हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 2010 से होती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया का नाम राजेश कुमार था। राजेश कुमार एक बैंक मैनेजर के तौर पर कार्य कर रहे थे। उनकी शादी को 12-13 साल बीत गए थे, लेकिन आज तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन इस बार भगवान की दया से उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उन्हें बच्चा होने वाला था। जिस दिन इधर बलरामपुर में उस लड़की का देहांत हुआ था, उसके पिता की मौत हुई थी, उसी दिन उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया था, जिसके वजह से उस परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। पति पत्नी काफ़ी खुश थे, उनके परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश थे। पूरे गांव में मिठाइयाँ बजवाई जाती है, बाजा बजाया जाता है। पति पत्नी इतना ज़्यादा खुश थे कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। उस बेटी का नाम खुशी से ये लोग ज्योति रखते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उसने 12-13 साल के बाद ज्योति जलाया था। पति पत्नी इतना ज़्यादा खुश थे। बेटी को काफ़ी अच्छे तरीके से पालने पोसने लग जाते हैं, उसे खूब अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगते हैं। बेटी पढ़ने लिखने में तो ठीक थी, लेकिन कुछ और लोगों से, कुछ और बच्चों से वो थोड़ा सा अलग थी। वो कुछ उसके आचरण, कुछ उसके बिहेव दूसरों से थोड़ा सा भिन्न थे, जिसको देख करके उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे। वो रात को जब सोती थी तो अचानक से उठ करके बैठ जाती थी और सपने में चीखने चिल्लाने लगती थी और कहती थी कि छोड़ दो मुझे, मत मारो मुझे, मत मेरे पिताजी को छोड़ दो, मेरे पिताजी को मत मारो, दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, घुटन होती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इस तरह से वो चीखती रहती थी, चिल्लाती रहती थी और जिसे सुन करके उसके माता पिता काफ़ी परेशान होते रहते हैं। उस बेटी को कई बड़े बड़े डॉक्टरों से ले जा कर के लोग दिखाते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट कराया जाता है, लेकिन थोड़ा भी सुधार नहीं होता है। कई नीम हकीम, कई पूजा पाठ करवाया जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी सुधार नहीं होता है। और धीरे धीरे ऐसे ही बेटी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है, उसका इस तरह की जो मनोविकार था और ज़्यादा बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन जो राजेश कुमार थे, उनकी पोस्टिंग गोरखपुर से लखनऊ हो जाती है और अपनी बेटी और अपने पत्नी को लेकर के वो लखनऊ को जाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि लखनऊ जाने के बाद बेटी के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाएगा, और अपनी कार से लेकर के वो लखनऊ जा रहे होते हैं। लखनऊ और गोरखपुर के बीच में एक गांव पड़ता है बलरामपुर। जैसे ही उनकी गाड़ी बलरामपुर के पास रुकती है, बलरामपुर के पास ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं, वो बेटी उनकी खिड़की के बाहर देख करके अपना हाथ निकाल करके और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि गाड़ी को रोक दो, मेरा गांव यही है, मुझे अपने गांव जाना है, ये देखो मेरा सामने गांव है, ये देखो कितना सुंदर गांव है, मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। जब इस तरह से वो बोलने लगती है तो उसके पिताजी वहीं पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं और अपनी बेटी की तरफ देख करके कहते हैं, बेटी क्या बोल रही हो तुम, कैसे तुम्हारा ये गाँव हो गया, तुम अपने माता पिता को नहीं पहचान रही हो, तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा ये गांव है, किस तरह की बातें उलझुल कर रही हो तुम। इस गांव में तो तुम्हें कभी हम लेकर के भी नहीं आए हैं, इस गांव में तो कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, कोई जान पहचान भी नहीं है, कोई ताल्लुकात भी नहीं है, फिर किस तरह से तुम ये कह रही हो कि ये तुम्हारा गांव है। वो बेटी फिर भी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और गाड़ी से खोल करके गाड़ी को और बाहर निकल जाती है। कहती है कि ये मेरा गाँव है, मुझे अपने गाँव जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना है। वहाँ चौक के ऊपर बहुत सारे गांव वाले होते हैं। जब इस तरह से उस लड़की को चीखते और चिल्लाते हुए देखते हैं तो भाग करके पूरे गांव वाले आकर के और उस गाड़ी को घेर लेते हैं और राजेश कुमार से कहते हैं कि गाड़ी से बाहर निकलो, ये क्या कर रहे हो, किस लड़की को किडनैप करके लेकर के जा रहे हो, इस लड़की के साथ कौन सा बिहेव कर रहे हो। राजेश कुमार गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है और कहते हैं, भाई ये मेरी बेटी है, इसका नाम ज्योति है, मैं गोरखपुर में बैंक मैनेजर था, मेरी पोस्टिंग लखनऊ में हुई है और मैं अपने परिवार को लेकर के लखनऊ जा रहा हूँ। ये मेरी बेटी है और गाड़ी के अंदर मेरी पत्नी बैठी हुई है, आप देख लो खुद ही।
ये सारी चीज़ें जब वो कहते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपकी ये बेटी है तो ये चीख चीख करके क्यों कह रही है कि ये गांव मेरा है, इस गांव में मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं लेकर के मत जाओ, आप इसके साथ कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो तभी तो ऐसी बात है। राजेश कुमार कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि अचानक से इस गाँव के पास आने के बाद ये इस तरह से क्यों चीखने लगी है, आखिर इसे क्या हो गया है। गांव वाले उस लड़की के अपने पास बैठाते हैं और कहते हैं बेटी तुम सही सही बता दो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद ज्योति बताने लगती है गांव वालों को, कहती है कि ये मेरा गांव है, आप लोग जो नए लोग हैं उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहीं पर आपको पता होगा कि यहाँ पर 2 भाई थे, एक अवधेश और सुरेश, और अवधेश की मौत हो गई थी और उनकी बेटी की भी मौत हो गई थी, और वही बेटी मैं हूँ, मैंने दूसरा जन्म लिया है और सच में ये मेरे पिता हैं, इस जन्म के मेरे पिता हैं, लेकिन पिछले जन्म में जो मेरे पिताजी थे उनका नाम था सुरेश। दोस्तों ये बातें जैसे ही गांव वाले सुनते हैं, गांव वाले सोचने लग जाते हैं कि हाँ एक सुरेश तो था और अवधेश आज भी जिंदा है। अवधेश और सुरेश 2 भाई थे, लेकिन उसका भाई कहता था कि सुरेश शहर में कमाने के लिए गया है, लेकिन ये लड़की जो कह रही है कि सुरेश की मौत हो गई थी, उनकी बेटी की भी मौत हो गई थी, तो आखिर ये क्या राज है। ज्योति कहती है कि आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं घर पे आप लोगों को लेकर के चलती हूँ और वहाँ पर सब कुछ बताऊँगी मैं आपको। पूरे गाँव वाले उस बेटी के साथ आगे आगे वो हो जाती है और पीछे पीछे उसके गाँव वाले चलने लग जाते हैं, और साथ में उसके माता और पिता जो होते हैं राजेश कुमार और उनकी पत्नी, ये लोग भी चल देते हैं। और जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि आंगन के अंदर अवधेश काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और बैठा हुआ है। काफ़ी आलीशान महल बनवा लिया था उसने, उन्हीं पैसों से काफ़ी आलीशान महल था, नौकर चाकर सब थे और वो आंगन में बैठा हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाती है उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो कहती है कि देखिए यही है मेरे बड़े पिताजी जिनका नाम अवधेश है, और इन्होंने ही मेरे पिताजी को जिनका नाम सुरेश था उनको मौत के घाट उतार दिया था, मुझे भी मारा था इन्होंने, मुझे भी मौत के घाट उतार दिया, मेरे पिताजी को मौत के घाट उतार करके और इसी आंगन के अंदर दफन कर दिया था। वो अपने बड़े पिता अवधेश के पास जा कर के कहती है कि मुझे नहीं पहचान पाओगे आप, क्योंकि आपने तो मेरे पिताजी को और मुझे मौत के घाट उतार दिया था, और जो पैसे थे मेरे पिताजी के वो सारे पैसे हड़प करके और तुम लोग इतनी आलीशान बिल्डिंग बना करके रह रहे हो। मैं तुम लोगों को भी छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, तुम्हारे परिवार को भी नष्ट करके ही मैं मानूंगी। और इस तरह कहती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है, रोने लग जाती है। तभी गांव वाले पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस की टीम वहां पर एक पहुंच जाती है और पुलिस वालों के सामने पूरी कहानी वो बताने लग जाती है और सारी चीज़ें वो बताती है कि एक दिन खेत में मेरे पिताजी को एक मटका मिला था, उसमें सोने चांदी के जेवरात और सिक्के थे, और मेरे बड़े पिताजी और मेरे पिताजी उसको लेकर के आए थे। मेरे पिताजी काफ़ी खुश थे क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी कर्जा था। वो ये सोच रहे थे कि अगर किसी को बताएंगे तो ये इधर उधर पैसा हो जाएगा, इसको किसी तरह से बेच करके मैं अपना पूरा कर्जा उतार दूंगा, अपनी खेती बाड़ी अच्छे तरीके से करूंगा। लेकिन मेरे जो बड़े पिताजी हैं इनके ऊपर बेईमानी समा गया था और इन्होंने मेरे पिताजी को रात में ही गला दबा करके मार दिया। और मुझे जब पता चला कि मेरे पिताजी को ये लोग मार रहे हैं, मैं भाग करके गई तो मुझे भी मेरे बड़े पिताजी और मेरी बड़ी माताजी ने मिल करके और मेरा भी गला दबा करके मार दिया। इसी आंगन के अंदर हम दोनों को इन्होंने एक साथ ही दफन कर दिया है। जब ये सारी चीज़ें वो कहती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम इसको खुदवा रहे हैं, सच्चाई का पता चल जाएगा। तुम्हारे बातों का तो हमें भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि आजकल ऐसी बातें बहुत लोग बनाते हैं। और पुलिस की टीम लग जाती है। उस आंगन की खुदाई जब होती है तो उस आंगन में 2 नर कंकाल मिलते हैं और एक जो बड़ा सा कंकाल होता है और नीचे पड़ा होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा बच्चे का कंकाल होता है। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों ने लास्ट समय में एक दूसरे के से चिपक करके अपनी मौत को गले लगाया था। दोस्तों, ये देख करके वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे सबकी आंखें भर आई थी। हर व्यक्ति रोने लगा था, फूट फूट करके रोने लगा था और बेटी की तरफ देख करके कहने लगा था, बेटी तुम सच में सही बोल रही हो। जब उसके पिताजी जो इस जन्म में पिता राजेश कुमार थे उनकी माता देखते हैं तो ये लोग भी फूट फूट करके रोने लगते हैं, अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं अब उस बेटी की तरफ देखने लग जाते हैं।
पुलिस वाले तुरंत उस बुढ़े को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसका एक नकारा बेटा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों को गिरफ्तार करके और जेल ले जा करके जेल में लेकर बंद कर दिया जाता है। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को सारा सीज कर लिया गया था। जितने भी उसके बैंक अकाउंट्स वगैरह थे सारे अकाउंट्स वगैरह सीज कर लिए गए थे, क्योंकि सारा ये पैसा उसके छोटे भाई का था और किसी का भी नहीं था, वो किसी और का पैसा था, लेकिन उस छोटे भाई को मिला था और भाई को मार करके उसकी बेटी को मार करके इसने पूरा पैसा हड़पा था। इसलिए उसको पुलिस वालों ने पूरा जब्त कर लिया था, पूरे अकाउंट्स वगैरह सीज कर दिए गए थे। कोर्ट केस होता है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना देती है। दोस्तों, इस तरह से उस बेटी ने दूसरा जन्म लेकर के और अपने पिता के साथ हुए जुल्मों का और अपने साथ हुए जुल्मों का बदला लिया था। ये सच्ची कहानी है दोस्तों। उसके बाद जब उसके पिताजी हैं और उसके माताजी जो राजेश कुमार और उनकी पत्नी दोनों वहाँ पर काफ़ी देर तक फूट फूट करके रोती है और फिर अपनी बेटी को कहते हैं कि चलो बेटी, जो कुछ भी हुआ जो भी हुआ, अब इस जन्म में तो हम लोग तुम्हारे माता पिता हैं, अब हम लोग तुम्हें समझ गए हैं और तुम्हारी सच्चाई को जान गए हैं। अब आगे से तुम्हें हम काफ़ी हंसी खुशी से काफ़ी प्यार से रखेंगे। और दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को ज्योति को लेकर के अपने घर आ जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो बीमारी थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। खूब अच्छी तरीके से पढ़ती लिखती है और एक दिन आगे चल के वो लड़की एसडीएम का पद ग्रहण करती है, एक ज़िले का एसडीएम बनती है। आज भी वो अपने परिवार के साथ काफ़ी हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पुनर्जन्म की। अगर आपको इस कहानी में सच्चाई लगेगा, आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपका दिल करेगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।